हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमए जेईई नीट टारगेट। तो ये 35 डेज क्रैश कोर्स का आज हम लोग का 5वां दिन होगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बीएससी बीएड सीबीएसई हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग चलाया जा रहा है। आपसे वादा है बस अब 35 डेज क्रैश कोर्स देखते रहिए, आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इसका पूरी गारंटी है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा फुल देखा जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा फुल लेक्चर आपके सामने आज एक ही वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे हमसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स इलेक्ट्रो हो गया और यहाँ से केमिस्ट्री हो गया। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल्स मीन्स केमिकल होता ही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। मीन्स आपको बस इसमें याद नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच हम लोग रिलेशन पढ़ा जाएगा। देखिए आपसे और इन दोनों के बीच में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले क्या हैं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो आपको पता है कि कोई भी काम बिना डिवाइस के तो होगा नहीं। बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग का इन्वर्टर चाहिए, और फिर इन्वर्टर हम लोग काम करता है, क्या करता है, बैटरी से करंट को भी पास कराता है। तो यहाँ भी हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस की आवश्यकता होता है, और इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग बदल चेंज करते हैं लोग, वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। तो आपसे पूछे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, तो सिंपल से याद नहीं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक डिवाइस का नाम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक उसी तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल चेंज करता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और हम लोग नाम जानते हैं लोग गैल्वेनिक सेल। तो पूछा है इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट इन व्हिच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो ऐसा डिवाइस होता है जिसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं लोग। क्लियर है। अब हम लोग का इसी में एक एक करके आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, तो इसमें लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीजेड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इसी में दूसरा आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे इसमें यहाँ आपको देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही क्या कहेंगे लोग, वोल्टेज सेल कहते हैं और गैल्वेनिक सेल कहते हैं। आइए बताया कि यह क्या होता है, डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्लियर है। तो ये दोनों डिवाइस का नाम है जो एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। अब गैल्वेनिक सेल का आपको इंस्ट्रूमेंट भी बनाने के लिए आपको बताते हैं कैसे आपको तैयार करना है गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलने लगा। यह होता है इनडायरेक्ट रूप से रेडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ऐसे इट डिपेंड्स ऑन इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें रिडक्शन भी होगा प्लस ऑक्सीडेशन भी होगा। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग रिडक्स रिएक्शन कहते हैं लोग। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, कैसे इसको निकालिएगा। जो सबसे पहले इसको इस तरह से ड्राइंग करना है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ड्राइंग भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग आपको करना है। 2 हम लोग कंटेनर ले लिए लो, इसमें हम लोग एक सोल्यूशन ले लेंगे लो। मान लेते हैं इसमें ZnSO4 सोल्यूशन कर दिए, इसमें हम लोग CuSO4 सोल्यूशन डाल लेते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज बस सीखने वाला है कि इसमें ZnSO4 डालेंगे तो हमें आयंस किसका मिलेगा, Zn++ मिलेगा। इसमें जब CuSO4 डालेंगे तो हमें किसका आयंस मिलेगा, Cu++ मिलेगा। तो जिस मेटल का सोल्यूशन होगा उसी मेटल के रॉड को इसमें डाल देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Zn रॉड हो जाएगा। इसमें इसी तरह से हम लोग जब डालेंगे लोग, तो इसमें क्या डालेंगे लोग, कॉपर रॉड डाल देंगे लोग। एयर रॉड किसका होगा, कॉपर का होगा।
तो ये मेटल का सोल्यूशन हो और उसी मेटल का रॉड यदि इसमें इमर्ज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो इतना को हम लोग कहते हैं लोग हाफ सेल। ये भी मैंने क्या कहलाएगा, हाफ सेल कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि हाफ सेल क्या हुआ तो क्या बताइएगा, द मेटालिक सोल्यूशन इन विच इमर्ज इन दिस मेटल रॉड इज कॉल्ड हाफ सेल। या फिर ऐसे लिख सकते हैं लोग, व्हेन solution of metal and emerged in rod is called half cell। जिस मेटल का सोल्यूशन होगा उसी मेटल रॉड को उसमें इमर्ज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, वही हाफ सेल कहलाता है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, इसमें हम लोग जैसे ही उसके बाद से इन दोनों को एक मेटालिक वायर से जोड़ देना है और इसमें रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चल रहा है करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है, स्विच भी लगा सकते हैं लोग, जिससे कि आपको पता चले करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें होता है क्या है, जो पहले होगा इसको एनोड लिखेंगे लोग और जो बाद में होता है उसको कैथोड कहा जाएगा। पहले वाला क्या हो जाएगा जी, एनोड, और बाद वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड की हो जाता है। तो करंट का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज का अपोजिट होता है, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन यह बनता है कि किस पे कौन सा चार्ज होगा, एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा। अब यहाँ आप देखना है ध्यान से, एनोड इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो कर रहा है, एनोड से कैथोड की ओर। यदि हम लोग यहाँ प्लस चार्ज देते हैं लोग, तो ये करंट का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ही नहीं। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ क्या होता है, इसीलिए कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनोड निगेटिवली चार्ज होता है, जस्ट उल्टा होता है। आप याद कैसे रखिएगा, तो इसके लिए अभी आपको ट्रिक बताएंगे, हमेशा के लिए याद आ जाएगा। बाकी कहीं भी पढ़िएगा तो एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। यहाँ एक केवल हम लोग पढ़ते हैं लोग एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो अब इसको याद कैसे रखने बताएंगे नहीं। अब ऐसे होगा क्या कि मान लीजिए इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कभी तो ऐसा कंडीशन आएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा नहीं, जब इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो बैटरी हमारा काम करना भी बंद कर देगा। तो इससे बचने के लिए इसमें एक हम लोग सॉल्ट ब्रिज डाल दिया जाता है। अब इसका नाम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। और हम लोग इसको क्या लिखते हैं लोग, इन्वर्टेड यू ट्यूब। अब इसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम इन्वर्टेड यू ट्यूब क्यों होता है। ये जस्ट यू के आकार का है, बस क्या होता है यू के उल्टा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इन्वर्टेड यू ट्यूब। क्लियर है। अब इसका सॉल्ट ब्रिज नाम क्यों होता है, बिकॉज हम लोग इसमें सॉल्ट क्या यूज करते हैं, जैसे मान लिया क्या हो गया KCl, हम लोग सॉल्ट डाल देंगे लोग, तो इसमें कोई ना कोई सॉल्ट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज होता है। तो इसमें ये भी बताएंगे आपको किस टाइप का सॉल्ट का हम लोग यूज करते हैं। इसमें KCN डाल दिए लोग, तो KCN डालेंगे लोग तो क्या होगा, K इधर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो रहा था तो प्लस वाला इधर फ्लो करेगा, और माइनस इधर कम हो रहा था तो इसीलिए माइनस वाला इधर फ्लो करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज में जो केटायन होता है कैथोड की ओर अट्रैक्ट होता है, और जो एनायन होता है एनोड की ओर। आपको ट्रिक याद रख लेना है, C से कैथोड और C से केटायन, A से एनोड और A से एनायन। मतलब सॉल्ट ब्रिज का जो एनायन होगा एनोड पर जाएगा और केटायन होगा जो कि कैथोड में जाएगा। क्लियर है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जब दो हाफ सेल को हम लोग मेटालिक और रॉड से जोड़ देते हैं, फिर एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह जो फुल सेल बनता है इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं लोग। और हाफ सेल का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं लोग, द मेटालिक रॉड इमर्ज्ड इन इट्स केटायनिक सॉल्यूशन। जिस धातु का रॉड होता है उसी के आयंस में हम लोग उसको डाल देते हैं उसके सॉल्यूशन में, तो वह हाफ सेल कहलाता है, अर्ध सेल कहलाता है। क्लियर है।
अब आपको करना क्या है, सॉल्ट ब्रिज हमसे क्वेश्चन कोई पूछता है किस टाइप के सॉल्ट का यूज करेंगे लोग, तो इसमें केवल वैसे सॉल्ट का यूज करता है जिसका आयनिक मोबिलिटी का वैल्यू सेम होता है, सेम आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी मीन्स क्या होता है, स्पीड ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयंस के स्पीड को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग जी, आयनिक मोबिलिटी के नाम से जानते हैं लोग। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आपको पहले बता दें एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड क्या हो गया, पहला को एनोड कहेंगे, दूसरा को कैथोड कहेंगे। अब इसको कहाँ ऑक्सीडेशन होगा कहाँ रिडक्शन होगा, इसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे अभी। इसको आपको बस क्या करना है, इसके स्पीड ऑफ आयन से समान किसका किसका, तो मेनली हम लोग इसमें KCl यूज करते हैं लोग, NaCl यूज करते हैं लोग, NaNO2 और KNO2, मेनली इसी टाइप के सॉल्ट को हम लोग इसमें यूज करते हैं लोग। ठीक है। अब ट्रिक यहाँ समझ लेना है। सबसे तो पहले आपको यह ट्रिक याद रखना है, लियोजर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लॉस, ई से इलेक्ट्रॉन और ओ से ऑक्सीडेशन, जी से गेन, ई से इलेक्ट्रॉन और आर से रिडक्शन। तो लियोजर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। उसके बाद एक ऐसे डायलॉग क्या देना है, रेड कैट एन ऑक्स, मैंने एन ऑक्स मतलब एक बैल और लाल बिल्ली, एक बैल के ऊपर लाल बिल्ली, इसी को याद रखिएगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड, एन ऑक्स मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। आई होप कि यह समझ में आया होगा। अभी आपको क्या बताया है, इसमें रेड कैट मीन्स क्या हो जाएगा, रिडक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होगा, कैथोड पे होता है। और एन ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो अभी हम लोग देखे लो कि एनोड पे क्या होगा, जिसमें एनोड पहला होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो इसका आइए हम लोग सेल रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब क्या पढ़े, क्या हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे लिखेंगे लोग, Zn से Zn प्लस प्लस। वही रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, Cu प्लस प्लस Aq से क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड। अब बैलेंस करना है, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यहाँ भी 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो फुल सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फुल सेल हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाले को पहले जोड़ना है, बाद वाले को बाद में जोड़ना है। तो Zn प्लस Cu प्लस 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 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बराबर होता है, कट जाता है। तो यहाँ बच क्या गया, Zn प्लस 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 Cu, इसमें इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस और गेन हो रहा है, 2, तो वो हमारा n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको सेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लोग, सेल रिप्रेजेंटेशन। अरे जो ऑक्सीडेशन किसका रहा था, Zn से Zn प्लस क्या, तो इसको दे। अब इसका ट्रिक समझना है, सेल को किसको किधर लिखना है, एनोड को कहाँ लिखना है, कैथोड को कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। तो जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकल में बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे में ऐसे सोचना है, सबसे पहले हम एनोड और कैथोड में डिसाइड करेंगे। तो ये एनोड ए से लिखा है, कैथोड सी से, तो एनोड पहले आएगा अल्फाबेटिकल में, तो इसीलिए एनोड को पहले लिखेंगे लोग, कैथोड को बाद में लिखेंगे लोग, लेफ्ट और राइट। मतलब लेफ्ट साइड एनोड आएगा और राइट साइड कैथोड आएगा। अब रही बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो O और R होता है, तो O पहले आएगा तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। उसके बाद हम लोग का बचता है निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव N से लिखा जाता है, पॉजिटिव P से लिखा जाता है, तो इसीलिए पहला वाला निगेटिव होता है और दूसरा वाला पॉजिटिव होता है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी भी नहीं मतलब आपको टेंशन होगा
हमेशा के लिए याद भी रहेगा। एनोड निगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। एनोड लेफ्ट साइड लिखा है, कैथोड राइट साइड लिखा है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट आपको इसमें क्या देखना है, इसको अरेंज कैसे करेंगे लोग। तो ऑक्सीडेशन में क्या होना होगा, 0 से प्लस होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, प्लस से 0 होगा, मतलब घटना चाहिए। तो देखिए हमारा जेडन से जेडन प्लस हो रहा था, तो इसीलिए क्या करेंगे लोग, जेडन इसमें एक ऑब्लिक कर देंगे, फिर जेडन प्लस प्लस कर देंगे, डबल लाइन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी यू, इधर कैथोड साइड प्लस से 0 करना है, तो सी यू प्लस प्लस से सी यू। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। यह जो सिंगल लाइन होता है, यह किसको डिनोट करता है, फेज डिफरेंस। सिंगल वर्टिकल लाइन किसको डिनोट करेगा, फेज डिफरेंस को, और डबल वर्टिकल लाइन किसको डिनोट करेगा, सॉल्ट ब्रिज को। तो यहाँ आपको क्या बताएगा कि जो सिंगल लाइन है ये फेज डिफरेंस है, मतलब फेज डिफरेंस मीन्स यह होता है यह सॉलिड है तो यह एक्वस है, और यह क्या बता रहा है कि दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज है। आई होप कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब ये समझ में अच्छे से आएगा। उसके बाद से हम लोग का थोड़ा सा टर्म आएगा। टर्म क्या आएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल मीन्स कभी आपको ऐसे पूछे व्हाट इज अ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, पावर होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड का जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन पे और रिडक्शन पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितना ही अच्छा से होगा उसका पोटेंशियल भी उतना ही अच्छा से होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पावर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ओपी, पर पावर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। ओपी और आरपी का वैल्यू जब ऐड कर दीजिएगा तो उसका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा। अब यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ओपी का वैल्यू कभी भी बराबर होता है आरपी के वैल्यू के, बस साइन अपोजिट होता है। यहाँ अगर प्लस होगा तो यह माइनस कर देंगे लोग, या फिर यह माइनस होगा तो यह प्लस हो जाएगा। उन्हें याद आपको रखना है, ओपी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू आरपी, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आरपी हम लोग जानते हैं, आरपी आपको ऐसे तो पता है कि कोई भी आदमी परफेक्ट रूप से चोर और शरीफ हो ही नहीं सकता है। सब लोग चोर भी होता है, शरीफ भी होता है, बस होता है कि उसका परसेंटेज रेशियो चेंज होता है। कोई लोग चोरी ज्यादा करता है तो शरीफ कम होता है, शरीफ ज्यादा होता है तो चोरी कम करता है। तो वहीं देखिए यहाँ भी होगा कि एनोड पे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन तो होता है, कैथोड पे रिडक्शन तो होता है, लेकिन ये देखेंगे कि परफेक्ट रूप से ऐसा नहीं होता है। एनोड पे ऐसे हम लोग कहेंगे लोग, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। कैथोड पे वही उल्टा कर देंगे लोग, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इस सेल का जो वैल्यू होता है, और हम लोग निकाल सकते हैं लोग आरपी कैथोड माइनस आरपी क्या हो जाएगा, एनोड। और एक हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग, ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ओपी एनोड का ज्यादा होगा तो एनोड माइनस ओपी कैथोड। तो 3 गो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। आप तीनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। बस यहाँ आपको देखना यह है कि हम लोग आईपीएससी जो करता है वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानता है। मतलब पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपीएससी कौन सा फॉर्मूला सही है, तो बीच वाला सही है। और हम लोग का अकॉर्डिंग टू मतलब थ्योरी कौन सा सही है, तीनों फॉर्मूला सही है। या तो दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड घटा देना है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके घटा देना है। इसका एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया आपको कहीं ऐसे दे दे जेडन से जेडन प्लस प्लस माइनस दे दे 0.76 वोल्ट। सेल पोटेंशियल बैटरी होता है, बैटरी का यूनिट क्या होता है, वोल्टी होता है। तो आपसे पूछे ऐसे कि ई जेडन से प्लस प्लस से जेडन का क्या वैल्यू होगा, तो बस देखिए इसी को यहाँ 0 से प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस से 0 हो जाए तो उल्टा हो रहा है। तो इसको जो वैल्यू होता है इसको बस उल्टा कर देना है। यहाँ प्लस दिया होगा तो माइनस करते चलो, और माइनस में दिया है तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.67 वोल्ट हो जाएगा। आई होप कि यह अच्छे से समझ में आपको आया होगा।
तब आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम लोग अकॉर्डिंग टू आईपीएससी किसको लेकर चलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के चला जाता है। आईपीएससी अकॉर्डिंग क्या करेंगे लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मान के चला जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा, अब देखिए मेटल जो होता है, मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि इसको अरेंज कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं लोग। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जब मेटल को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ एप्लीकेशन भी होता है, जो आपको इसमें मेटल दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ ध्यान समझिएगा, जो आपको H2 गैस के ऊपर जितना भी मेटल दिखाई देगा, ठीक है, इसके ऊपर जितना आपको मेटल दिखाई दे रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, वह डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस लिबरेट करता है। एज फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 तो बनेगा प्लस H2 गैस हो जाएगा। लेकिन H2 का जितना नीचे मेटल्स होगा वह डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस नहीं देता है, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करता है, नोर मतलब ये इवॉल्व H2 गैस या H2 गैस नहीं देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला एप्लीकेशन यही अच्छे से याद रखिएगा कि जो भी आपको दिखाई दे, जो टॉप पे मेटल होगा मतलब ऊपर वाला मेटल होगा, वो क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस दे देगा। जो H2 गैस के नीचे वाला जितना भी मेटल होगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देगा। दूसरा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन आपको क्या याद रखना है कि जितना मतलब ऊपर वाला जो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो टॉप पे मेटल होगा वो बॉटम वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे में Zn रिएक्शन करेगा CuSO4 के साथ तो बन जाएगा ZnSO4, क्यों, क्योंकि Zn ऊपर होता है और यह नीचे होता है। लेकिन ऐसे अगर होता है Cu प्लस ZnSO4 तो यह नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मेटल के केस में होता है, नॉन मेटल के केस में ऊपर होता है। नॉन मेटल के केस में जो नीचे वाला मेटल होगा या ऊपर वाला मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मतलब मेटल में ऊपर वाला नीचे वाला को डिस्प्लेस करेगा, जिसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो ऑक्सीडेशन वाला को लो रिडक्शन पोटेंशियल हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला डिस्प्लेस करते हैं। और नॉन मेटल केस में उल्टा हो जाता है, तो यहाँ F2 प्लस KI होगा तो यह डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि F2 सबसे नीचे आता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, KF बन जाएगा प्लस I2 बन जाएगा। लेकिन वही हम ऐसे ले लेते हैं Cl2 प्लस KF, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यह आप ऐसे इसको याद रखिएगा। दूसरा आपको बस इसमें याद कर रखना है, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन भी बता रहे हैं, जो ऊपर वाला मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका आरपी का वैल्यू बढ़ता है। अब आरपी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आरपी हम जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि गेन करने का, इलेक्ट्रॉन का गेन करने का पावर बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर बढ़ेगा मतलब रिडक्शन का प्रॉपर्टी बढ़ता है, और रिडक्शन होता है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी बढ़ता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, आरपी डायरेक्टली होगा OA के और इनवर्सली होगा RA के। आरपी का वैल्यू क्या होगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिड्यूसिंग नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हमें सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन आया है F2Cl2 Br2 और I2। इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा तो I2 सबसे ऊपर है, उसके बाद Br2 है, फिर कौन हो जाएगा Cl2 होगा और देन आफ्टर सबसे नीचे F2 है। तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या आएगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा, F2 का होगा। वही रिड्यूसिंग नेचर पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, I2 का हो जाएगा। हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोडियम में और लिथियम में रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ऐसा रिड्यूसिंग नेचर पूछेगा तो देख लेना है जो टॉप पे होगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होता है और रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक और एप्लीकेशन आपको याद रखिएगा कि H2 गैस के जितना भी नेचर मेटल्स है उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उसको हम लोग केवल हीट कर देंगे तो अपने ऑक्साइड से बाहर निकल जाता है और एक स्टेबल प्रोडक्ट बना है। मतलब अपने ऑक्साइड से केवल बाहर उसको निकालने के लिए उसको क्या करना होता है, केवल हीट कर देंगे वो अपने ऑक्साइड से बाहर निकल जाएगा।
तो यह सब हम लोग क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन होता है, जिसको आप याद रखिएगा। एक और हम लोग यहाँ देखना है, जिसमें दो हम लोग कोई मेटल देते हैं, जिसमें कहा दे Zn और Fe में दोनों दे दिए जाए, ऐसे पूछे जाए आपसे कि दोनों में से एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो जिसका ओपी का वैल्यू ज्यादा होगा वह एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका ओपी का वैल्यू कम होगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जिसका आरपी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा कैथोड, और कम वाला होगा वो एनोड हो जाएगा। आपको याद नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा है किसका नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिए, जो ट्रिक बताए उससे याद हो जाएगा। और टॉप टू बटन में जाएगा तो आरपी का वैल्यू बढ़ता है। आरपी का वैल्यू जब बढ़ेगा यानी कि जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वह एनोड होगा, और जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अच्छा कैसा एप्लीकेशन है, सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए और याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं लोग कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, मतलब टोटल अभी जितना एप्लीकेशन बताया सबको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको एक आएगा SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन के केस में E नॉट H2 से H प्लस हो, या फिर E नॉट H प्लस से H2 हो। मतलब ऐसे आप कह रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है या रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कोई कहेगा तो उसका वैल्यू कितना ले चलेंगे लोग, 0। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं लोग। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, तुलनात्मक। मतलब H2 जो होता है इसको हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं लोग, बिकॉज H2 का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम लोग इसे किसी दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं लोग। क्लियर होगा। तो आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ देखिए अब आपको सब हो गया। गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव यानी एनोड से कैथोड, और करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव कैथोड टू एनोड होता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट हम लोग करने के लिए इसको हाइड्रोजन को लेके चला गया, जिसको हम लोग SHE और NHE कहते हैं लोग, और जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं लोग। प्लेटिनम इसमें हेल्प करने के लिए लाया जाता है। और इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल एक हम लोग का यहाँ रिलेशन देखना है, जिसमें यह आप एक रिलेशन देखिएगा। इस नॉट्स इक्वेशन हमसे पूछा जाए क्या आता है, व्हाट इज योर नॉट्स इक्वेशन। तो नॉट्स इक्वेशन होता है जो भी मेटल होगा उसके, जैसे मान लिया यहाँ हम लोग जो भी दिया होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन बताता है उसी को हम लोग नॉट्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन आपसे पूछा व्हाट इज नॉट्स इक्वेशन, तो लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नॉट्स इक्वेशन लिखना कैसे है इसको सीखना है। अकॉर्डिंग टू नॉट्स इक्वेशन क्या होता है जी, ई सेल इक्वल टू इनर सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग थीटा। थीटा का वैल्यू अभी कैसे निकालते हैं अभी आपको लिखने के लिए सिखाएंगे, थीटा का वैल्यू कैसे लिखना है। अभी देखिए यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो इनर सेल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है जी, तो इसके लिए आपको याद नहीं, बस यहाँ टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन इनट जब लग जाएगा तो यहाँ टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस ले चलेंगे लोग, मीन्स 298 केल्विन। प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा, प्रेशर का वैल्यू 1 atm हो जाएगा। और जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 1 m हो जाएगा। तो यदि हम लोग सेल का ये में 298 केल्विन पे 1 atm प्रेशर और 1 m कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, जिसको इनर सेल द्वारा डिनोट करते हैं लोग। तो नॉट्स इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इक्वल टू इनर सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF होता है लॉग थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ई सेल इक्वल टू इनर सेल हो जाएगा माइनस इसका, देखिए इसका वैल्यू रख दीजिएगा, इसका वैल्यू रख दीजिएगा और इसका वैल्यू रख दीजिएगा, सबका और वैल्यू रख देते हैं। टी का वैल्यू कितना रख देना है 298 केल्विन, और आर का वैल्यू कितना रख देना है, आर का वैल्यू होता है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन,
और एक बच गया एफ का भी हम लोग आगे चल के पढ़ा जाएगा। एफ का वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम होता है। तो इस सब का जब वैल्यू रख दीजिएगा तो ये सब का वैल्यू आ जाता है 0.0591 बाई एन हो जाएगा और यहाँ लॉग थीटा हो जाएगा। अब आपको बस जो भी टेंशन है थीटा का वैल्यू लिखने में टेंशन होगा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं हम लोग, आइए अब उसको सीखते हैं हम लोग 1/1 करके सीखते हैं हम लोग। एक हमें इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया है जेडन से जेडन प्लस प्लस है, फिर डबल दिया है सी यू प्लस प्लस टू सी यू। इसका कहता है कि नॉट्स इक्वेशन कैसे लिखिएगा, तो इसको सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे लोग ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, यहाँ दे जो है इसको जैसे वैसे लेना, बस यहाँ जो ऐसे लाइन है इसको एरो बना देंगे लोग, जेडन है इसको एरो कर देंगे और फिर जो है इसको लिख देंगे जेडन प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ रिडक्शन हाफ, तो रिडक्शन हाफ के लिए या जो पहले जैसा दिया हुआ था वैसे लिखना है, फिर यहाँ इसके लिए एरो बना देना है और यहाँ जो है उसको ऐसे लिख देना है। अब यहाँ 2 प्लस इधर है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यहाँ 2 प्लस इधर है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। फुल सेल रिएक्शन लिख देंगे लोग, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे जेडन प्लस का जाएगा सी यू प्लस प्लस, इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों से दोनों कट जाएगा इसीलिए इसको छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा जेडन प्लस 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 सी यू। अब यहाँ एन का वैल्यू जो यहाँ एन आपको आ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए जो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है वही इसका एन का वैल्यू हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना बना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ इसका नॉट्स इक्वेशन कैसे लिखेगा, तो नॉट्स इक्वेशन को लिए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉट्स इक्वेशन ई सेल इक्वल टू इनर सेल माइनस 0.0591 बाई एन का वैल्यू 2 आ गया है और लॉग थीटा का एसन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है जी जेडन प्लस प्लस, और इसका देख कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो इसका पावर 1 हो जाएगा। और जो प्योर सॉलिड और लिक्विड होता है इसको छोड़ देना है, कभी प्योर सॉलिड लिक्विड होगा उसको छोड़ दिएगा, जो आयंस के में होगा उसी को लेकर चलना है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन यूनिटी होता है चेंज नहीं होता है इसीलिए उसको 1 मान लिया जाता है। तो जेडन प्लस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड अपन का आ जाएगा सी यू है, तो सी यू प्लस प्लस इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1 है। अभी देखिए प्योर सॉलिड है तो इसको भी छोड़ देंगे। सर ये आपको कैसे पता चला कि सॉलिड होता है, बिकॉज जेडन मेटल होता है और मेटल कभी भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके आपको क्या करना है, इसके आगे देखिए अभी हम लोग आइए नेक्स्ट, अभी इसको देखते हैं हम लोग दूसरा एक इक्वेशन देखते हैं हम लोग जिसमें Al से Al3 प्लस है, फिर क्या हो रहा है जेडन टू जेडन प्लस प्लस टू जेडन हो रहा है। इसका हमको लिखने है तो सेम वही लिखेंगे लो, ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा एल, इसका इसके लिए एरो कर देंगे लो Al3 प्लस हो जाएगा। 3 प्लस है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यहाँ फिर जो है उसको लिख देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ क्या होगा जी जेडन प्लस प्लस से जेडन होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको देखने के लिए आप क्या कीजिएगा इसका एलसीएम निकाल देना है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है और हम देखिए इसमें क्या करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा 2 से, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 से, तो यहाँ 3 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा को लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 में एल से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2Al हो जाएगा, प्लस यहाँ फिर यहाँ पहले वाला को पहले लिखना है तो 3 में जेडन से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 जेडन प्लस प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 2Al 3 प्लस और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 जेडन। यह सॉलिड होता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड होता है, तो ये दोनों तो हमारा हट जाएगा, बच कौन गया यह और यह। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस थीटे में आपको टेंशन होगा। जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट में बचा कौन है ये तो छोड़ देंगे लो आयंस वाला, जो प्योर सॉलिड है इसको छोड़ देंगे। तो यार एल है, एल का कोफिशिएंट कितना है एल पे 3 प्लस कोफिशिएंट 2 है तो इसके पावर में 2 कर देंगे लो। यहाँ इसमें बचा क्या जेडन प्लस प्लस, इसके कोफिशिएंट कितने है 3 है तो इसके पावर 3 कर देंगे। ये हमारा लॉग थीटा का वैल्यू हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा इसके जस्ट बाद। तो यहाँ तक आपको देखिए नर्स इक्वेशन किसी भी का लिखना, ए प्लस बी हो गया, सी होगा, डी होगा। तो ए सेल इक्वल टू इनर सेल माइनस 2.303 NF और दे सी प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो सी का कोफिशिएंट सी है तो सी, डी का कोफिशिएंट डी है तो डी हो गया अपन रिएक्टेंट, बी का कोफिशिएंट बी है तो बी, और ए का कोफिशिएंट ए है तो पावर में ए चला गया। और हम लोग यहाँ क्या होता है, इनर्ट सेल बराबर इनर्ट कैथोड माइनस इनर्ट एनोड निकलना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड टेकन एज यूनिटी, मतलब एक लेके चलना है। क्लियर है। आगे जो इक्विलिब्रियम का जब भी बात करेगा तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू कितना लेके चलते हैं हम लोग, 0। तो यहाँ से अब बताइए तो हमारे इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल माइनस कितना होता है 0.0591/n और लॉग थीटा। तो थीटा को जैसे ही के इक्विलिब्रियम कीजिएगा उस कंडीशन में इस सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो लोग 0 बराबर क्या लिख देंगे लोग, इनर्ट सेल माइनस 0.0591/n और लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये जैसे भी है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से इनर्ट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0591/n और लॉग के इक्विलिब्रियम। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लोग, NF इनर्ट सेल इक्वल टू कितना होगा, RT अपन लिखे थे ना 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्वेशन अच्छे से याद रखिएगा लोग। और यहाँ आपको दिक्कत होगी कहाँ से लाए हैं, तो ये आपको बताते हैं कहाँ से लाया गया है। तो यहाँ लिखे हैं ई सेल इक्वल टू NF, तो NF इधर आकर मल्टीप्लाई है तो इसके साथ में चला गया, RT 2.303 RT है तो RT इसके साथ में यहाँ रख दिए 2.303 RT, NF इसके साथ में मल्टीप्लाई है। क्लियर होगा, अब तो दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये दोनों फॉर्मूला को, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको दो तरह से अप्लाई करते हैं हम लोग। एक तो हम लोग केसी भी लिख सकते हैं और एक को हम लोग केपी लिख सकते हैं। केसी कब लिखेंगे लोग, जब हमारा सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो केसी लिखेंगे लोग। और जब हमारा गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां हम लोग क्या लिखेंगे लोग, केपी लिखेंगे लोग। क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम तो हमने देख लो। अब यहाँ पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो जो काम करने के लिए एनर्जी हमें अवेलेबल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं लोग। मतलब एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखा गया है डेल जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, माइनस ई सेल के बराबर होता है। माइनस इनर्ट सेल ऐसे लिख सकते हैं नो, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NF इनर्ट सेल। और आपको अभी यहाँ लिखे NF इनर्ट सेल बराबर क्या होता है 2.303 RT। तो 2.30 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यह दोनों हमारे किसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, डेल जी के लिए हो जाएगा। एक और आप याद रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल वर्क एक होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे लोग, W बराबर किसको होता है, डिक्रीजेज इन फ्री एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। W क्या होगा जी, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ बता दिए डिक्रीजेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल डिवाइस द्वारा कितना वर्क होता है वही इलेक्ट्रिकल वर्क कहलाता है। तो मान लीजिए हमारे पास काम करने के लिए डेल जी है, तो जितना काम करेंगे यानी कि उतना एनर्जी रिड्यूस होगा, घटेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल वर्क क्या कहते हैं लोग, डिक्रीजेज इन फ्री एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हम लोग यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में NF ही सेल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो NF इनर्ट सेल हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, मतलब केसी। ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखिए। इससे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो डेल जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, A माइनस NF ई सेल, और डेल जी नॉट यानी कि दोनों जगह नट लगा देंगे लोग, तो माइनस RT हो जाएगा ln और यहाँ पे लॉग केसी हो जाएगा। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बना होता है कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है, इस हम लोग ऐसे पूछा जाएगा। तो मान लिया हम लोग एक सोल्यूशन ले लिए लो, सोल्यूशन में हम लोग 2 रॉड डाल दिए लो,
तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कुछ ना कुछ तो लेके चलेंगे ही। और इसमें एक क्या होगा, एनोड होगा और एक कैथोड होगा, तो इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख देते हैं। इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल है। तो आपसे पूछा जाएगा इसके बीच में रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस इसका क्या होगा। तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा नहीं करंट फ्लो करने में टाइम बढ़ जाएगा ना। और इसका मोटाई बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि मोटाई बढ़ेगा यानी कि पास पास आएगा। तो यहाँ देखा गया जो आर होता है डायरेक्टली होता है एल के, और आर जो होता है इनवर्सली होता है ए के। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे लोग, आर डायरेक्टली होगा एल इंटू अपन इनवर्सली होगा ए के, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। हम जानते हैं प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ रो ले लेते हैं लोग, रो एल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, आर ए बाई क्या हो जाएगा, एल। रो को हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ये क्या होता है, ए फोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ए फोर क्या होगा जी, रेसिस्टेंस, और एल फोर क्या होगा, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग का एक तो फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, रो इक्वल टू आर ए अपन एल। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन एल। अब यहाँ से हम लोग इसका यूनिट पूछता है, यूनिट क्या होगा, तो रो इक्वल टू आर का यूनिट आपको पता ही है ओम होता है, और ए है तो ए का यूनिट क्या होता है जी, सेंटीमीटर में लेके चलते हैं लोग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, फिजिक्स में मीटर होता है यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी आर का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, या फिर लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। ये दोनों याद रखना है। यूनिट हमसे पूछे, एक पूछेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1 अपन रो हो जाएगा, तो रो का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे लो, आर ए अपन एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल अपन आर ए, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ के बराबर हम लोग लिख देंगे, एल का यूनिट तो सेंटीमीटर होगा, और आर का यूनिट ओम, और इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर यहाँ कट गया, यानी कि नीचे से ऊपर दोनों जाएगा, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं लोग, लिख सकते हैं ऐसे नाम में ओम पर ओम पर सेंटीमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है, एम एच ओ मतलब इनवर्स है नो, तो इसको लिख दिया थे महो पर सेंटीमीटर, और इसको एक लिख सकते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। ये चारों इसका यूनिट पॉपुलर सा है, इसको अच्छे से याद रखना है, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, महो पर सेंटीमीटर, और साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सब आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, यानी के बराबर 1 अपन रो, रो को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन पर मीटर, या साइमन मतलब क्या है, केमिस्ट्री में मीटर नहीं लेके हम लोग सेंटीमीटर चलते हैं हम लोग, ठीक है। फिजिक्स में होता है तो फिजिक्स में हम लोग मीटर लेके चलते हैं लोग। आई होप कि यहाँ दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ओम को भी क्या लिखा गया है, साइमन लिखा गया है, और इसी को हम लोग महो भी कहते हैं हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग का बच गया मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें ऐसे आपसे पूछा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक को हम लोग लेमडा एम के द्वारा डिनोट करेंगे लो, और लेमडा ए को ई क्यू के द्वारा डिनोट करेंगे। दोनों बस सेम होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, बता रहे हैं डिफरेंस क्या होता है। मान लिया हम लोग ऐसे कंटेनर लिया लो, अभी यहाँ तो हम लोग लेके जो चले थे सेम वैसे ही बनाना है इसमें भी। तो यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर कर देना है।
और इसमें हम लोग सोल्यूशन डाल देना है 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डाल देना है। कितना सेंटीमीटर क्यूब में? 20 सेंटीमीटर क्यूब में। 20 सेंटीमीटर क्यूब कोई सोल्यूशन है जिसमें हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कोई डाले हुए हैं। हम लोग दो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच का डिस्टेंस 1L कर दिए हैं 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस दोनों का इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए हैं। तो इस सोल्यूशन के द्वारा जो कंडक्टिविटी शो करेगा वही कंडक्टिविटी क्या कहलाता है? लैम्डा एम कहलाता है। तो लैम्डा एम का डेफिनेशन लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, द कंडक्टिविटी शोइंग बाय दिस सोल्यूशन व्हिच डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन if cross sectional area of electrode is 1 centimeter square and length between two electrode is equal to 1 meter, then it is called molar conductivity। और इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेगा। तो बाकी जितना भी लिखेंगे सब चीज सेम होगा, खाली यहाँ 1 मोल को 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे लोग, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बाकी सब चीज सेम होगा। तो जहां 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे वहां क्या कर देंगे लोग? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे लोग। तो मोलर कंडक्टिविटी से इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। ये मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम कंडक्टिविटी सोल्यूशन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा K × 1 हेयर अपन मोलरिटी। और यहाँ जब आएगा तो यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, यानी कि यहाँ मोलरिटी के में क्या आ जाएगा? केवल नॉर्मलिटी आ जाएगा। बाकी दोनों के लिए बिल्कुल सेम होगा, एक में मोलरिटी होगा और एक में नॉर्मलिटी हो जाएगा। यूनिट अगर आपको दोनों का निकालना है तो यूनिट थोड़ा सा निकालने के आपको बस सीख लीजिए कि हम लोग क्या होगा? लैम्डा एम इक्वल टू K × 1000 अपॉन एम। तो एम का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, एन होता है जी। और के का तो यूनिट अभी पता चलो साइमन पर सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? साइमन पर सेंटीमीटर, लेकिन इसका तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा सेंटीमीटर माइनस क्यू हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? पर मोल। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि एक तो इसमें से कट जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर होता है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मोल हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम को किस में लेके चलना है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ लीटर ना लेके हम लोग लीटर को क्या लेके चल जस्ट लाइक डेसीमीटर की, और डेसीमीटर की हमको सेंटीमीटर में बदल लेंगे लोग। तो वही आपको कहा जाएगा, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा यूनिट क्या हो जाएगा जी? मोल पर लीटर। मोलरिटी को मतलब दिया हुआ, तो यहाँ इसका यूनिट छोड़ दिया हुआ है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर पर मोल। लीटर इसमें नहीं आएगा। अरे यहाँ वेरिएशन ऑफ के जी मतलब कि जितना कंडक्टिविटी जी फॉर कंडक्टिविटी और के फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेमडा फॉर मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा इक्वी फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कौन कैसे होगा? तो देखिए सिंपल से है कि हम लोग जब डायल्यूशन करते हैं तो इस सबका जी भी बढ़ता है, और जो के होगा के का वैल्यू घटता है। और यहाँ जो हम लोग लिखा है के का वैल्यू जिसमें डिपेंड्स करता है कि जो हम लोग सोल्यूशन है वो किस में है। और मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होता है? डिपेंड्स करता है कि हमारा आए जो इलेक्ट्रोलाइट डाले ना लो वो कैसे है। और ऐसे आपसे पूछा जाएगा जिसमें मतलब सोल्यूशन के अंदर जो अभी यहाँ है, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे लोग तो इसके कंडक्टिविटी में मतलब कि ज्यादातर चेंज नहीं होता है, स्मॉल चेंजेस होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डायल्यूशन के साथ साथ उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सोल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना हो जाता है? मैक्सिमम होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके कंडक्टिविटी में पार्शियल चेंजेस होता है, मतलब बढ़ता है घटेगा नहीं, डायल्यूशन के द्वारा कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डायल्यूशन के द्वारा कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, और मैक्सिमम कब होगा? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब समुद्र का पानी पिला देंगे, गंगा जी में ले जाकर डुबा देंगे तो बेचारा क्या होगा? उसका कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। क्लियर होगा? अब देखिए इस बात को समझाने के लिए कि मतलब कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड्स करता है, कंडक्टिविटी को सोल्यूशन को बताने के लिए यहाँ क्या किया गया है? एक इक्वेशन दिया गया डी बाय हुकलन सागर इक्वेशन।
तो डीबाई हुकलन सागर इक्वेशन क्या बताया कि लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मतलब नॉट लगे यानी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन बी अंडर रूट सी के। यहाँ ये लिख दिया हुआ है बी अंडर रूट सी होता है। तो यहाँ से हम लोग जब एट इनफिनाइट डाइल्यूशन करेंगे लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन तो जो लेमडा ए थी सी का कंसंट्रेशन हम लोग कितना लेके चलेंगे लोग जीरो। अब सिंपल से है कि नदी में क्या करना है समुद्र में जाकर 10-20 बोरा चीनी भी डाल दीजिए तो उसका शरबत मीठा थोड़ी हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए इनफिनाइट डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन का वैल्यू जीरो लेके चलेंगे लोग। तो यहाँ लेमडा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। तो यहाँ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो हो यानी कि सब का सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लेमडा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा एम नॉट। तो मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन जब कंसंट्रेशन कितना होगा जीरो एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इसीलिए हम लोग 20 सेंटीमीटर को इनफिनाइट डाइल्यूट करते हैं जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसी को मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम को लेमडा एम नॉट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं लोग। तो इसके लिए हम लोग कभी पढ़ेंगे लोग कोलरॉस इक्वेशन जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं ना किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे निकाला जा सकता है। तो यहाँ बस ये आपको देख लीजिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं वेरी लार्ज इंक्रीजमेंट कंडक्टिविटी में होता है बिकॉज इसका इनफिनाइट डाइल्यूट करते हैं ना तो इसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसमें ज्यादातर कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है इसीलिए इसमें रिमेन कांस्टेंट होता है, इसमें डाइल्यूशन से ज्यादातर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई अब दिक्कत नहीं होगा। अब कोलरॉस लॉ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। कोलरॉस लॉ ठीक है। उसके बाद से एक इसमें बस और बचा हुआ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद ये हम लोग का लेसन कंप्लीट होगा। अरे कोलरॉस लॉ को समझने के लिए यहाँ हम लोग एक इक्वेशन देखेंगे लोग। सबसे पहले पूछा जाएगा कोलरॉस लॉ होता है क्या है ठीक है। तो कोलरॉस लॉ क्या होगा जी यह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालता मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालता है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। तो हमसे पूछा जाएगा कोलरॉस लॉ क्या होगा तो मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मेजरमेंट। इसमें हम लोग करेंगे लोग क्या सपोरेट मान लिया कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जैसे हम लोग CH3 COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी कब होगा जब इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे। तो इसके लिए कोलरॉस ने क्या होता है कि इसका जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है जब इसको सोल्यूशन में डालेंगे तो टूटेगा कैसे CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है। तो इसके जो आयंस है आयंस के कंडक्टिविटी के बराबर इसका कंडक्टिविटी है जिसमें उन्होंने यह बता दिया कि लेमडा एम नॉट CH3 COOH का आपको निकालना है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा लेमडा एम नॉट CH3 COO माइनस प्लस लेमडा एम नॉट H प्लस। इन दोनों आयंस के कंडक्टिविटी को यदि जोड़ दीजिएगा तो इसका कंडक्टिविटी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग का इसके लिए होता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए होता है बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैब में ज्ञात कर सकते हैं इसीलिए उसके लिए जरूरी नहीं आता है। लेकिन एक मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लैब में नहीं ज्ञात करेंगे क्योंकि कब अब इनफिनाइट कंडक्टिविटी शो करेगा जब इसको इनफिनाइट डाइल्यूट करेंगे। और अब हम लोग सिंपल सा लैब में समुद्र को तो बुला के लाएंगे नहीं इसीलिए नहीं निकाला तो उसके लिए इस इक्वेशन की आवश्यकता लगी है। तो एक और आपको बताना है लेमडा एम नॉट मान लीजिए HCl का हमको बताना है लेमडा एम नॉट। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा इन दोनों आयंस को तोड़ देंगे नहीं लेमडा एम नॉट H प्लस प्लस लेमडा एम नॉट क्या हो जाएगा Cl माइनस। इस पे क्वेश्चन कैसे देगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जस्ट देखा जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट हम लोग का इस इक्वेशन को याद रखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है लेमडा एम अपन लेमडा एम नॉट मतलब दोनों ही आपको अच्छे से इक्वेशन याद रहना है। और के अल्फा का वैल्यू क्या होता है C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिएगा तो C लेमडा एम स्क्वायर अपन C लेमडा एम इंटू इतना हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। और ये और आपको नहीं याद हुआ तो ये आपको भी बताते हैं कैसे वो फॉर्मूला आता है जिसमें हम लोग CH3 COOH को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा CH3
COO माइनस प्लस NH प्लस, ठीक है। तो शुरू में हम लोग क्या लेके चलेंगे लो, C लेके चलेंगे लो। तो यहाँ शुरू में बिफोर 0 होता है। ड्यूरिंग रिएक्शन पे क्या होगा, यहाँ C था, अल्फा इसका टूटेगा तो C अल्फा हो जाएगा। इसका भी कितना होगा, C अल्फा, और इसका भी कितना होगा, C अल्फा। तो आफ्टर डिजोल्यूशन कितना बच जाएगा, C था, C अल्फा खर्च हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू C। कॉन्स्टेंट ले लिया, इसमें कॉमन कर लिया, मतलब इधर घटा देना रहता है, और प्रोडक्ट में कभी बढ़ता है तो इसको ऐड कर देते हैं लोग। तो 0 में C अल्फा जोड़ेंगे तो C अल्फा होगा, यहाँ भी फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग K के लिए वैल्यू जब भी लिखना होता है, एसिड है तो इसीलिए K लिखेंगे, बेस होता है तो K भी लिखते हैं, मतलब जो होगा वैसे लिख दिया जाएगा। तो जो K का वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट लिखाता है, तो प्रोडक्ट में C अल्फा है इंटू फिर C अल्फा है अपन रिएक्टेंट कितना आ जाए 1 माइनस अल्फा इंटू C। तो एगो C से एगो C कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। तो Ka का वैल्यू ऐसे आपको निकल जाएगा, जो कि यहाँ से आपको फॉर्मूला से निकाल कर डायरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ से अल्फा का वैल्यू लेमडा एम अपन लेमडा एम नॉट होता है, तो अल्फा यानी कि अल्फा स्क्वायर के स्थान पर इतना रख दीजिएगा, और फिर लेमडा यहाँ क्या है 1 माइनस अल्फा यानी कि इसको रख दीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको जब भी कहा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू कंपोनेंट्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी यूज करके तोड़ने का जो प्रोसेस होता है वही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। सपोर्ट हम लोग का इलेक्ट्रोलाइज किसको कहेंगे लोग, जो डिसोसिएट होकर आयंस देता है। उसका पहचान क्या हुआ था आपको बताया था कि एक तो मेटल नॉन मेटल से बना होना चाहिए, मीन सॉल्ट होना। दूसरा आपको क्या बताया था, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। एसिड का आपको पहचान क्या बताया, जिसमें शुरू में H हो और लास्ट में नॉन मेटल हो। बेस का आपको पहचान क्या बताया थे, जिसमें शुरू में मेटल और लास्ट में OH हो। ये सब जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ऑल सारे इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे में HCl हो गया, HNO3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ये सब आपका इलेक्ट्रोलाइस होता है। और सॉल्ट में तो आपको पता ही है कि NaCl, KCl ये सब जितना भी होता है। तो NaCl को हम लोग जनरली तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा जी, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। लेकिन इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस कब करेंगे लोग, जब Na का हम लोग जानते हैं नेचर में कैसे पाया जाता है, Na सॉलिड के रूप में, और Cl नेचर में कैसे मिलता है, Cl2 गैस के रूप में। तो NaCl को यदि Na सॉलिड और Cl2 गैस के रूप में यदि डिसोसिएट करने का जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कीजिएगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू कंपोनेंट एंड बाई पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये यहाँ जो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं लोग, मोल्टेन, फ्यूज और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ही यूज कर सकते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं जी, बिकॉज सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में सॉलिड NaCl हो गया तो आयंस देता नहीं है, Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा नहीं। जब Na प्लस और Cl माइनस नहीं देगा तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसे करंट का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट अब आपको देखना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसी बात को फैराडे ने अपने लैंग्वेज में बता दिया कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो फैराडे के दो गो लॉ है, एक फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले से पूछे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो उन्होंने बताया जैसे मालूम लिया कि इलेक्ट्रोड से ले लिया लो, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे लोग, इसमें हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन ले लेंगे लोग। जिसमें पहला वाला था वो पता है कि एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, प्लस है माइनस है, तो इसीलिए पहला क्या होगा प्लस और दूसरा क्या होगा माइनस। तो यहाँ कैथोड पे माइनस होता है, एनोड पे प्लस होता है, वहीं पे वो बस होता है जो कि उल्टा होता है। अब अगर हम लोग इसमें NaCl मोल्टेन या फ्यूज NaCl डाल देंगे तो ये NaCl कैसे टूटेगा जी, Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा। इससे हम लोग चार्ज कितना Q कूलम का चार्ज को पास कर रहे हैं हम लोग। तो पूछा जाएगा कि कौन किस पे जाकर जमा होगा। अरे ये प्लस है तो प्लस पे किसको बुलाएगा, माइनस वाला को अपने पास बुला लेगा। ये प्लस है तो ये किस पे जाएगा, माइनस वाला को अपने पास में बुलाएगा, माइनस प्लस को बुलाएगा, प्लस माइनस को।
तो जो प्लस वाला होता है इसको हम लोग केटायन कहते हैं लोग, और जो माइनस होता है इसको हम लोग एनायन कहते हैं लोग। तो ऐसे आप ट्रिक याद रखिएगा, सी से केटायन, सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड। मतलब इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केटायन कैथोड पर जमा होता है और एनायन एनोड पर जमा होता है। इसको अच्छे से याद रखना है। फिर से एक बार, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केटायन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड साइड एंड एनायन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड साइड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल एंड कैथोड इज निगेटिवली चार्ज पोल। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग का इसमें देखना यह है कि इलेक्ट्रोलाइस मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहते हैं। तो यहाँ देख, कुछ आकर जमा होगा तो इसके कुछ न कुछ तो बाहर होगा, वेट होगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। तो लोग प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं लोग Z। तो यह किसके बराबर आ जाएगा, ZQ। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, IT। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ZIT। तो यहाँ से W क्या होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रॉन। और Z क्या होगा, इसको शॉर्टकट में ECE कहेंगे लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q क्या होगा, ये चार्ज इन कूलम। और T क्या होगा, टाइम इन सेकेंड। स्मॉल t मतलब टाइम होगा, नहीं तो टेम्परेचर होगा तो डिग्री सेल्सियस में, यहाँ टाइम होता है। और I क्या होगा, करंट इन एम्पियर। इसको अच्छे से याद रखना है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यही कहते हैं कि W किसके बराबर हो जाएगा, ZIT के बराबर होता है। मतलब जो वेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वहीं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ क्या कहेंगे जी, जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यदि सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। अभी आपको पता है कि हम लोग कैसे कनेक्ट करें लो जी, सीरीज में। यह एनोड हो गया, यह कैथोड हो गया, फिर यह एनोड हो गया और यह कैथोड हो गया। यह प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा माइनस। जस्ट लाइक बैटरी में जैसे हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सेम वही काम करना है। तो यहाँ आपको उन्होंने क्या बताया, जिसमें यहाँ हम लोग AgCl सोल्यूशन है, AgSO मतलब AgNO3 ले देते हैं, और यहाँ CuSO4 सोल्यूशन है। तो उन्होंने क्या बताया कि जिसमें इसका जो वेट पे जमा होने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट का भार होगा वो डायरेक्टली होगा इसके इक्विवेलेंट के। इसका जो वेट पे जमा होने वाला होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली होता है। मीन्स वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट। जिसका हम लोग निकालना होगा उसके करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग कांस्टेंट घटाते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट के रूप में F ले लेते हैं लोग प्रोपोर्शन घटाने के लिए। तो W इक्वल टू FE हो जाएगा। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ से एक चीज अब निकालना है, Z का अगर डिफिनेशन लिखना होता है क्या लिखेगा, तो इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कौन है, Q है। तो यहाँ से जैसे ही Q का वैल्यू 1 रखेंगे लोग, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर ZQ हम लोग लिखे थे लोग। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z का मतलब कि इस Q का वैल्यू हम लोग जैसे ही रखते हैं, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, देन W किसके बराबर हो जाएगा, Z के। तो इसका ECE का डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 कूलम, देन Faraday first law of electrolysis is deposited on electrode is equal to ECE। मतलब weight of electrolyte on deposited on electrode is equal to ECE charge passing through 1 coulomb of electrolytic solution। तो आप ऐसे डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। अब उसी तरह से पूछेगा 1 फैराडे क्या होता है। तो 1 फैराडे आपको जब भी बोला जाएगा तो ऐसे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे होता है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है जी, 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.602 into 10 to the power 20
-19 कूलम। तो और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 मोल पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 6.02 × 10⁻⁻19 23। सबको सॉल्व कीजिएगा तो 96500 कूलम आ जाता है। ठीक है, तो आप एक नोट में यहाँ लेते हैं, इसको ट्रिक को याद रखिएगा। 1A बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के, बराबर होगा 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के, यह बराबर होगा 1 Na इलेक्ट्रॉन के, बराबर होगा 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन के, और यह बराबर होगा 96500 कूलम के, बराबर होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के। तो यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा पूरा फुल। तो आई होप कि आपको यह तो अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को मिलाइएगा तो उससे बराबर होता है W बराबर हो जाएगा F² आ जाएगा IT। इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख लीजिएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगना चाहिए। तो यहाँ देखिए W1 बराबर W2 = E1/ET, जिसमें वहां से कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, जिसमें अभी हम लोग फॉर्मूला ये निकाला चलो नो, W बराबर FE, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/E = F। तो F4 तो कांस्टेंट, इसका वैल्यू कभी भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो इसीलिए W1/W2 = E1/E2, ऐसे आप बना सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको अच्छे से अब याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट कैसे होगा। और मोल्टेन NaCl डालेंगे लो तो Na हम लोग कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और Cl2 गैस कहाँ मिलेगा हमको, एनोड पे। क्योंकि अभी बताया आपको ट्रिक, एनायन एनोड पे और कैटायन कैथोड पे। तो एनायन है तो यहाँ चला जाएगा, कैटायन है तो यहाँ चला जाएगा। अब इसका रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, रिएक्शन एक बार देख लीजिएगा। वहीं एक्वस कर देंगे तो एक्वस NaCl में कैथोड पे H2 आ जाएगा, एनोड पे Cl2 आ जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी आपको बस इसी तरह से याद कर लेना है। अब देखिए कुछ कमर्शियल सेल होता है, मतलब कि बैटरी। अब देखिए जैसे बैटरी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी बैटरी होगा, एक सेकेंडरी बैटरी होगा। जो प्राइमरी बैटरी होता है वो नॉन रिचार्जेबल होगा, और जो सेकेंडरी बैटरी होता है वह रिचार्जेबल होता है। वैसे याद रखना है, जितना रिचार्ज होने वाला बैटरी है, जिसमें रिचार्ज होने वाला मतलब दोबारा यूज किया जा सके, जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेल कहलाएगा। घर का जो इन्वर्टर बैटरी होगा, लेकिन जो हम लोग जानते हैं लोग बैटरी मतलब जो घड़ी में बैटरी लगाते हैं लोग, वो सब क्या होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है। एक बार यूज करते हैं लोग फिर हटा देते हैं लोग, तो वो सब क्या कहलाता है, नॉन रिचार्जेबल कहलाएगा, और वो सब प्राइमरी सेल कहलाते हैं। एक फ्यूल सेल H2O2 फ्यूल सेल होता है, मतलब सबसे अच्छा H2O2 फ्यूल सेल ही होता है। यह पोल्यूशन फ्री सेल भी इसको कहा जाता है। इसमें होता है क्या है कि मतलब एक साइड से KOH का सोल्यूशन लेके आएंगे लोग, एक KOH का सोल्यूशन होता है, एक साइड से हम लोग O2 को H2 से पास करेंगे लोग, और एक साइड से H2 को पास करते हैं लोग। तो इसी से जो सेल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, H2O2 फ्यूल सेल कहते हैं। आपको बस ऐसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, टॉपिक नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट बता रहे हैं। अब यहाँ ड्राई सेल में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को एक बार अच्छे से याद रख लेना है, देख लीजिए लो, क्योंकि एक बार देख लेना है बस, इसका रिएक्शन अभी तक पूछा नहीं है आप लोग के एग्जामिनेशन में। मरकरी सेल होगा तो इसमें एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होता है। इस तरह से लेड स्टोरेज में Pb आता है, PbSO4, यहाँ भी PbSO4 कहीं आता है, मतलब एनोड भी Pb का बनाते हैं, और कैथोड जो होता है PbO2 का बनाते हैं लोग। निकल कैडमियम सेल में यह हमारा दोनों जगह रिएक्शन हो जाएगा। और फ्यूल सेल में क्या होता है, H2 मतलब दोनों में KOH का सोल्यूशन होता है, तो दोनों जगह क्या आएगा, हमको OH ही मिलता है। और कोरिजन आपको पता है, कोरिजन क्या होता है जी, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग का जो मेटल्स होता है वो खराब हो जाता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी हो गया, प्लस टेम्परेचर हो गया, इसके कारण से वो हमारा कोई भी मेटालिक सब्सटेंस खराब होता है, या कोई भी सब्सटेंस खराब होता है, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरिजन कहलाता है। कोरिजन जो होता है आयरन का, आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन किस कारण से खराब होता है, और खराब होने के बाद वो क्या बनता है उसी को अथी करना, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें होना इस तरह से खराब हो जाएगा। मेथड फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ कोरिजन, कोरिजन के लिए प्रिवेंटेशन हम लोग क्या कर सकते हैं जी, तो उसमें हम जानते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर प्रोटेक्शन लगा देंगे, जिसमें उसको पेंट कर देते हैं लोग, उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं लोग, एंटी रस्ट सोल्यूशन डाल सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी हम लोग करके उसको बचाया जा सकता है।
आई होप कि आज का लेक्चर काफी मतलब लंबा गया और काफी अच्छा भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जितना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब चीज आपको कवर करते हुए बताए हुए। यह जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो अभी आपका यहाँ है, इसको नेक्स्ट इसी के लेक्चर के बाद जैसे हम लोग देखेंगे जिसमें क्वेश्चन देखा जाएगा, उसको आपको यहाँ बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है।